हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हमारे दो टॉपिक हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक समझेंगे, इसके एक एक एग्जाम्पल करेंगे। और बच्चों, इसके ज्यादा एग्जाम्पल देखने जरूरी हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेस थ्योरम के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस। उसके बाद ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जस्ट ये थ्योरी पढ़ के अगर तुम क्वेश्चन लगाने जाओगे तो सिर्फ 5% क्वेश्चन लगेंगे, ज्यादा क्वेश्चन लगेंगे नहीं। तो मैं ये कहूंगा पहले दोनों वीडियो देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन लगाने जाना। तो पहले क्लियर कर लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। मान के चलो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए एजम्पशन जरूरी है E1 E2, ठीक है, ऐसे करके n नंबर ऑफ इवेंट्स है, E3 यहां पर लास्ट में आया इवेंट En, टोटल n इवेंट्स है E1 E2 E3 ऐसे करके टोटल n इवेंट्स है। अब n कितने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी, 15 भी, 100 भी, बट तुम्हारे कोर्स में जो आएंगे ये n वो 2 या 3 या 4 आएंगे मैक्सिमम, बस। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो इनकी कंडीशन क्या है, अभी हम टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो बेस थ्योरम हटा देते हैं। इनकी कंडीशन ये होती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी लगाने के लिए ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, इसका मतलब ये होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का तो मतलब ये है कि इन सब का जो टोटल यूनियन होगा, मतलब सबको मिला के टोटल यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक है, एग्जॉस्टिव का मतलब हुआ कि अगर तुम E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ऐसे करके यूनियन En करोगे तो यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। ठीक है, और एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि इनमें से कोई भी दो उठाओगे और उनके बीच का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो 0 आएगा। कोई भी दो पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, तो E1 का इंटरसेक्शन E7 से निकालोगे तो 5 सेट आएगा। मतलब कि किसी भी सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर E1 सेट हो रहा, E1 इवेंट हो रहा है तो E2 नहीं होगा, E3 हो रहा है तो E4 नहीं होगा, कोई एक इवेंट ही होगा। इतना ध्यान रखना। अब तुम देखो यहां से बता सकते हो इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है और इनके यूनियन अलग अलग है, तो तुम ये कह सकते हो कि इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En, इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन सेट जो कि होता है 1। ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है टोटल प्रोबेबिलिटी को लगाने की। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी है, वरना नहीं लगानी। ठीक है, अब इसी के बीच में ये हम एक इवेंट मान लेते हैं, कोई एक इवेंट A, जो कि ये देखो ये रेड कलर से मैंने डिनोट किया है, ये इवेंट है A मेरा। ठीक है, ये अंदर वाला। अब जो इवेंट A है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ठीक है, तो क्या है, अब इस A इवेंट को हम लिख सकते हैं इस तरीके से कुछ, तो A इज इक्वल्स टू, ठीक है, A हमें पता है, इसका इंटरसेक्शन सब के साथ निकाल दें तो आ जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसको। A इंटरसेक्शन E1 प्लस A इंटरसेक्शन E2 प्लस A इंटरसेक्शन E3 अप टू A इंटरसेक्शन En। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं सॉरी बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। देखो E1 का A के साथ, यहां तो कोई इंटरसेक्शन नहीं दे रखा तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, ये खाली आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। E2 के साथ जो इसका इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा यहां पर, E3 के साथ जो होगा ये आ जाएगा। ये सारा इसके अंदर है और E1 E2 E3 ये पूरे यूनिवर्सल सेट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता है ये पूरे यूनिवर्सल सेट को कवर कर रहे हैं। तो इनके साथ इसका कॉमन पार्ट निकाल के और सबको ऐड करेंगे। ठीक है, सबका कॉमन पार्ट A के साथ जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मिला के A सेट बन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया हमारा ए सेट। ए सेट आ गया, ऑलमोस्ट टोटल प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। इसके बाद इसको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ठीक है। देखो मैंने यहां पर ए ऐसा बनाया जिसमें कॉमन नहीं है, तो वो कॉमन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैंने तो एक जनरल बनाया है, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, हर बार तुम्हें फॉर्मूला यही लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN, ठीक है। ये E से 1 से लेके N तक लिमिटेड नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मैंने तुम्हारे कोर्स में 4 तक जाते हुए देखा है, बस जेई में भी 4 तक जाते हैं मैक्सिमम, 5 तक बाई चांस एडवांस में जा सकते हैं वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। वो फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ठीक है। ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई EN। तो ये जो लास्ट 2 लाइन लिखी है मैंने, ये दोनों सेम ही है, तो यही है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कि किसी एक इवेंट ए इवेंट का, जो कि कहीं पर कैसे भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। E1 E2 E3 तुम्हें डिफाइन करने क्या होंगे, ठीक है, और इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द कंडीशन E1 इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये E1 E2 E3 और ए, ये निकालना क्वेश्चन में से यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बस ध्यान रखना E1 E2 E3 जितने बनाओगे उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, टोटल इंटरसेक्शन होना चाहिए। E1 हो रहा होगा तो E2 नहीं होगा, E3 हो रहा होगा तो E4 नहीं होगा, क्लियर। तो ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर होगा कि ये E1 E2 E3 ये कैसे निकालना है, ठीक है। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो छोड़ देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। जो मेन फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा, ये सब, ये रहा, ये भी हटा देता हूं जो रेड से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी हटा देता हूं। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। क्या है हमारा फर्स्ट एग्जांपल टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर? जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 15। क्वेश्चन को एक बार तुम खुद से रीड करो, बुक हमेशा साइड में खोल के रखो बच्चों। तो एग्जांपल 15 है, ए पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है भाई। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो हम मान लेते हैं कि स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और 0.80 है प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होती है तो जॉब कंप्लीट हो जाएगी टाइम पे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80, ठीक है। अब तुम्हें दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी है 0.32 कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाएगी ऑन द कंडीशन कि स्ट्राइक हो जाती है, ठीक है। अब यहां से तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। भाई क्वेश्चन हो गया यहां पर। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी ये नहीं दिखा होगा ए क्या है, E1 क्या है, E2 क्या है, ये तुम्हें खुद से डिफाइन करने पड़ेंगे। देखो E1 और E2 वो होंगे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नीचे आ रहे होंगे, यानी जो हो चुके होंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, जब उसकी प्रोबेबिलिटी जब स्ट्राइक हो चुकी होगी या फिर स्ट्राइक नहीं हुई होगी, तो E1 और E2 हो जाएंगे स्ट्राइक होना और स्ट्राइक का ना होना। तो E1 इवेंट मान लेते हैं दैट स्ट्राइक हैज हैपेंड, स्ट्राइक हो गई भैया, ओके। E2 इवेंट मान लेते हैं कि स्ट्राइक नहीं हुई,
ठीक है, तो अब देखो ये दोनों हमारे E1 E2 मैंने लिए हैं, E3 नहीं आएगा क्योंकि दो ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक नहीं होगी। तीसरा कोई केस नहीं आ सकता स्ट्राइक के केस में कि स्ट्राइक हुई भी भाई नहीं भी हुई, ऐसा कुछ नहीं लेना है तुम्हें, ठीक है, या तो स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। तो ये E1 E2 आ गए, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों कैसे हैं, स्ट्राइक होगी तो ये वाला इवेंट नहीं होगा, ये वाला होगा तो ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, ठीक है, कैसे देखो, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक मिनट बच्चों, हाँ, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.80 नहीं 0.65, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया हुआ है तुम्हें 0.65 स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा स्ट्राइक ना होने की, 1 माइनस 0.65, तो वो आएगा 0.35, ठीक है, ये हो गया। अब ए इवेंट वो बना लेते हैं जो हमें निकालना है, ये ए इवेंट क्या होगा इसमें, कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर खत्म हो जाए, ठीक है, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए इवेंट ऑन टाइम। तो हमें अब दे रखा है किस किस चीज की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर खत्म हो जाए ऑन द कंडीशन स्ट्राइक हुई है, कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर खत्म हो जाए ऑन द कंडीशन स्ट्राइक नहीं हुई। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है, ठीक है। तो पहली वाली प्रोबेबिलिटी जब स्ट्राइक हुई है तो वो प्रोबेबिलिटी है 0.32, जब स्ट्राइक नहीं हुई तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है 0.80, यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी जब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो गई है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो और इस चीज का सेंस बनाने की कोशिश करो कि हाँ इस तरीके से बिल्कुल सही लिखा है, ऐसे हम लिख सकते हैं। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, तो कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दो ही इवेंट हैं तो फॉर्मूले पे यहां पर रुक जाएंगे, मैं अभी पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें याद हो जाए। जॉब कंप्लीट कैसे हुई है, ए इंटरसेक्शन E1 या तो स्ट्राइक के साथ हो जाए कंप्लीट या फिर बिना स्ट्राइक के साथ हो जाए कंप्लीट, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। चारों वैल्यूज हमें दी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 0.65, A बाई E1 है 0.32, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी ये रही 0.35, A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी 0.80। सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी, यानी कि जॉब के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। यही है हमारी बेसिक टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यही है हमारी बेसिक टोटल प्रोबेबिलिटी और कुछ भी नहीं है। इसी क्वेश्चन को मैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन भी बना सकता हूं। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी यहां तक हो गई है तो बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन आएगा या बेस थ्योरम जो होगी वो जस्ट टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद का एक स्टेप और है, ठीक है। उसमें तुमसे पूछ लिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन सेम यही है, इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं अच्छे से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that ये 0.35 that strike might have happened on the condition that construction job was completed on time, that the strike happened given that job was completed on time, क्वेश्चन को बिल्कुल रिवर्स कर दिया इसने, और यही क्वेश्चन है हमारा बेस थ्योरम का
बेस थ्योरम में तुमसे सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद ये पूछ लिया जाएगा बस। अगर तुम्हें चीजें क्लियर है तो तुम्हें बेस थ्योरम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही कर दोगे। देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब हमें ये पता है कि जॉब कंप्लीट हो चुकी है। तो ध्यान से देखो पूछ रहा है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी ऑन द कंडीशन जॉब कंप्लीट हो चुकी है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी में जो यूज हो रहा है उसका उल्टा पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अब यहीं से हमारी बेस थ्योरम आ जाएगी, ठीक है। E1 बाय ए, कहीं पर भी E1 बाय ए तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, ठीक। अब कैसे निकालेंगे भाई E1 बाय ए, वही हमारी दिक्कत है, ठीक है। अगर हमने E1 बाय ए निकाल लिया तो हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारे पास A बाई E2 है, A बाई E1 है, ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज याद करो, मैंने तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाई थी, क्या थी वो, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो ये रब कर देते हैं। देखो वो थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A। ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। तो सेम यहीं पर इसका लिंक बना लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सब रब कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो निकाल ही लिया है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों को एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर देखो B की जगह बस E1 रख दो दोनों में, ठीक है। तो तुम्हें दिख जाएगा ये दोनों इक्वल, यही चीज लिखी है बस। B की जगह E1 रख दो, देखो E1 तो बन जाएगा ये, ठीक है। एक्चुअली वो मैंने गलत लिख दिया है शायद, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये उल्टा लिख दिया है बच्चों मैंने, ठीक है। क्या लिखा है, सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यहां देखो दोबारा से, यहां समझेंगे स्पेस की दिक्कत, ठीक है। तो इसकी भी जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पेस क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, बेस थ्योरम पे दोबारा आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ध्यान रखते हैं अपना और बेस थ्योरम को दोबारा से अच्छे से समझते हैं। सॉरी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन में जो जो चीज हमें पता थी वो लिख लेते हैं। A हम निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 तुम हमेशा, तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगी या तुम निकाल लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 ये भी तुमने निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी गिवन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी गिवन थी, ये पांचों चीजें गिवन थी, ये तुमने निकाल ली हैं, ठीक है। पूछा क्या है? उल्टा पूछा है तुमसे कि बताओ भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A क्या होगी। यानी तुमसे पूछा है स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी ऑन द कंडीशन जॉब कंप्लीट हो चुकी है, ये पूछा है। तो पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं जो कि हमारी है बेस थ्योरम, ठीक है। तो देखो बेस थ्योरम क्या है, पहले बेस थ्योरम समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट लगा देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां पर हम बेस थ्योरम समझ रहे हैं। बेस थ्योरम के लिए तुम्हारा बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर होना चाहिए। हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, ठीक है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो जाए, किसी को भी लिख सकते हैं, ये होगी हमारी, ठीक। अब अगर हमें A बाय B और ये गिवन है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे ले जाके वो चीज निकाल देंगे। अब इसमें सेम चीज जो यहां है वो यही हो रही है, ये सारी चीजें हमें पता है। B की जगह बस इवेंट है E1, तो हर जगह B को रिप्लेस कर देते हैं E1 से। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो यहां पर अब बेस थ्योरम
ए इंटरसेक्शन E1 होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। ठीक है, तो ये सब अभी मैं प्रूफ कर रहा हूं, तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम लगाना। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ। यहां पर देखो ये दोनों इक्वल है तो इसको रब कर देता हूं। निकालना E1 बाय ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये इसके नीचे आ जाएगी, हो गया खत्म क्वेश्चन। E1 बाय ए इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो पहले ए हम निकाल चुके हैं, और क्या चाहिए हमें, a बाई E1 ये, और क्या चाहिए E1 ये तीनों की वैल्यू यहां डालो और हो गया क्वेश्चन। यही तुम्हारी बेस थ्योरम। मैंने बोला ना तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी पता होगा, नाम भी नहीं पता है तो भी तुम निकाल सकते हो। जस्ट टोटल प्रोबेबिलिटी करके ए वाला सेट तुम्हें, ए वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी होगी टोटल प्रोबेबिलिटी से। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना होगा हर बार तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना होगा और इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान रखना जो इसके डिनोमिनेटर में आएगा ये ए, ये तुम्हें निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो इसीलिए जो तुम्हें थ्योरम दे रखी होगी वो कुछ इस तरीके से दे रखी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि हमने कैसे निकाली थी, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। फॉर्मूला लिख रहा हूं पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी का, जो पिछले इस क्वेश्चन में किया था, पिछले वाले में जो रब कर दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला बड़ा लगे तो बस इतना ध्यान रखो, नीचे निकालना है पहले टोटल प्रोबेबिलिटी से, सेकंड स्टेप में जाना है फिर ऐसे। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बड़े आराम से निकल जाएगा। सारी वैल्यूज वही पुट करनी है जो है, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना, उसकी वैल्यू फिर यहां रख देना। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये वाला फॉर्मूला याद रखो, याद मत रखो, ये चीज याद रखो जिसके लिए ये पता होना चाहिए, बेसिक है बिल्कुल। ये पता होगा तो इसको नीचे ले जाओ, बन गई बेस थ्योरम। ठीक है, बस बेस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा जरूरी है वरना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कोई एक क्वेश्चन। इसमें ये कैसे निकालना था, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी पता है हमें, डाल देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया अब बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करोगे तो फंसोगे, क्योंकि फिर चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मेथड याद करो। चलो बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ इसमें लग रहा है एग्जाम्पल 16 में बेस थ्योरम लग रही है। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल 16 रीड करो बच्चों। मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं। हाँ वीडियो चल रही है। एग्जाम्पल 16, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो भैया बैग 1 बनाओ, 3 रेड बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, उसके बाद अनदर बैग 2 कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 5 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, उसके बाद 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। दोनों बैग में से कोई एक बॉल निकाली गई एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और वो रेड आ चुकी है। हमें पहले से पता है इट इज फाउंड टू बी रेड, फाउंड टू बी रेड। जैसे बोला था ना, कैसे पता चलेगा तुम्हें कि ये टोटल उसका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। कोई चीज हो चुकी होगी, जैसे कि जॉब कंप्लीट हो चुकी है, बताओ कि स्ट्राइक हुई होगी या नहीं। तो रेड बॉल आ चुकी है, तुम्हें बताना है कि रेड बॉल जो निकली होगी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, वो निकली हुई होगी बैग 2 से। ये तुम्हारा बैग 2 है, ये तुम्हारा बैग 1 है।
ठीक है, अब कैसे करेंगे इसमें, देखो क्वेश्चन करने से ही समझोगे। इवेंट 1 और इवेंट 2 कैसे डिसाइड करेंगे, जो बॉल निकाली होगी या तो वो बैग 1 से निकाली होगी या बैग 2 से, तो इवेंट 1 और 2 तुम्हारे ये बैग ही हो जाएंगे। इवेंट 1 वो हो जाएगा जिसमें बॉल निकाली है फ्रॉम बैग 1, बॉल फ्रॉम बैग 1। E2 इवेंट हो जाएगा बॉल फ्रॉम बैग 2। अब दोनों आइडेंटिकल बैग है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दोनों बड़े डिफरेंट बैग है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि दो चीजों में से एक चीज चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, 1/2 दोनों की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी, जो होगी 1/2। इतना ध्यान रखो, ठीक है। E1 E2 डिफाइन कर लिए। अब हमें ए इवेंट डिफाइन करना है, तो ए इवेंट वो होगा जो हो चुका होगा, क्या, रेड बॉल आ चुकी है, रेड बॉल ड्रॉन, रेड बॉल ड्रॉन। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ध्यान दो, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल आ चुकी है, ठीक है, कि रेड बॉल आ चुकी है भैया, वो पहले ही कह रहा है, मतलब ये गिवन है, ये कंडीशन दे रखी है, और वो बॉल बैग 2 से निकाली गई हो, यानी कि बैग 2 इवेंट 2 हुआ हो, इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ये है। अब क्वेश्चन का मतलब समझ में आया तो अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमें पता है ये कैसे निकलेगा, ये हमें पता है फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, इसके बराबर होगा, ठीक है। दोनों को एक्सचेंज कर दिया, E2 को B बनाओगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो अब तक पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन B का, दोनों ए इंटरसेक्शन E2 के बराबर है दोनों। यहां से कुछ नहीं करना है, इसको नीचे भेज देना है, ठीक है। तो इसको जब नीचे भेजेंगे, क्योंकि हमें ये चीज चाहिए, देखो ये चाहिए, इसको नीचे भेज दो, बन गया फॉर्मूला बेस थ्योरम का, याद नहीं करनी बेस थ्योरम, इसको नीचे भेज दिया, यहां से हट गया, तो ये आ गया फॉर्मूला। अब तुम्हें मैंने पहले ही बताया था, जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको टोटल प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये और ये आराम से आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, जब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तुम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, क्या फॉर्मूला था, वो ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए इंटरसेक्शन E2, बट 2 ही इवेंट है तो 2 पे जाके खत्म हो जाएगा, 3 होते तो 3 करते, 4 इवेंट होते तो 4, E1 E2 वाले। अब यहां से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये कैसे लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। अब ध्यान दो बच्चों, हर बार तुम्हें ये चीज गिवन नहीं होगी, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली गिवन नहीं होगी। ये दोनों तो 1/2 है, हमें साफ दिख रहा है, 1/2, ये दोनों गिवन नहीं है, तो इनको निकाल लेंगे, बहुत आसान है, इसका मतलब समझो तो निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या होगा, पहले ये बताओ, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि बॉल रेड आए ऑन द कंडीशन हमने बैग 1 चूज कर लिया है, तो इससे रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है भैया, टोटल 7 बॉल है, 3 बॉल रेड है, तो 3/7 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब दूसरा बैग देखो, दूसरे बैग से रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल 5 है, टोटल 11 बॉल्स हैं, तो 5/11, ठीक है। क्योंकि हमने बैग 2 पहले ही चूज कर रखा है, बैग 2 पहले ही चूज कर रखा है, तो इसको इग्नोर मारेंगे, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 5/11 आई है। बैग 1 हमने पहले ही चूज कर रखा है, इसको इग्नोर मारेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 आएगी। भैया ये पता चल गई, ये पता चल गई, ये दोनों पता है, वैल्यू पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी,
1/2 इसकी वैल्यू इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। सॉल्व करेंगे, 1/2 कॉमन आ गया, 11 और 7 का एलसीएम 77, 33 प्लस 35, ठीक है, मिला के आएगा 68। 68/2 हो जाएगा मेरा 34/77। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 34/77। मैंने बस इसको सॉल्व किया, ठीक है। क्यों सॉल्व किया? क्योंकि यहां पर वैल्यूज रखनी है अभी, ठीक है। तो ये आ गया 34/77। कैलकुलेशन देख लेना यार एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड पे थोड़े जो नंबर्स हैं अजीब से लगते हैं, तो यहां पर वैल्यूज रख देते हैं। E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा हमें पहले से ही पता है, वो 1/2 है। A/E2 निकाल रखा है भाई, 5/11 है, अपॉन वो निकल के आया है 34/77। सॉल्व कर दो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। मेरे हिसाब से ऊपर आएगा 5 इंटू 77, नीचे जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 34। 11 से काट दो, ये 7 आएगा बस, ऊपर 35, नीचे 68, ठीक है। 35/68। तो ये हो गया आंसर। आंसर सही गलत से मतलब नहीं है, मेथड समझ में आना चाहिए। आंसर तो सही होगा मेरे हिसाब से, 35/68 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद देखो, ये चीज क्वेश्चन से पता लगाना कि E1 E2 किसको मानेंगे, A किसको मानेंगे, ये तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जिसमें हम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करेंगे बेस थ्योरम के। टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेस थ्योरम में कवर हो जाती है। देखो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी ही लगा रहे हैं, उसके बाद बेस थ्योरम तो छोटी सी है बस, उसमें तो वैल्यू डालनी है, खत्म बात, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पर हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, ठीक।